अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के इनहेरिटेंस चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक जो डिस्कस होना है वो है हमारे पास सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। 3 डिसऑर्डर्स यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं जो कि एक्स जीन के रिसेसिव होने की वजह से हासिल होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर के साथ में, जो कि है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर ये मामला होता है कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता। अगर हमें इंजरी होती है, मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में कहीं पर भी अगर इंजरी होती है तो वहाँ पर कैपिलरीज मौजूद हो सकती हैं। उन कैपिलरीज के टूटने से लाजिम बात है कि ब्रेक बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। मिसाल ये कैपिलरी है, ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है तो ब्लड जो है बाहर फ्लो कर पाएगा। नॉर्मली यही होता है कि ब्लड सेल्स और कुछ प्लेटलेट्स वगैरह एक जगह पर जमा हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो पाता है। लेकिन हेमोफीलिया की कंडीशन जो है वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगी। इसकी वजह ये होती है कि जो हेमोफिलिक इंसान होता है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। ब्लड क्लॉट फैक्टर जो है ये प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ब्लड क्लॉट करा पाती है। तो ब्लड क्लॉट फैक्टर्स के ना होने की वजह से हमारे पास ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और इस कंडीशन को हम हेमोफीलिया कहेंगे। अब इस हेमोफीलिया की 3 तरह की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इन तीनों को हम ए, बी और सी के नाम से जानते हैं। ये जो ए और बी वाले हेमोफीलिया की टाइप्स होती हैं ये एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करती हैं, जबकि इसके अंदर जो हेमोफीलिया सी होती है, ये तीसरी किस्म जो होती है, ये काफ़ी रेयर भी होती है और ये जो होती है ये ऑटोसोमल बीमारी है, यानी कि ये हमारे ऑटोसोम्स पर लोकेटेड होती है। अब यहाँ पर इन 3 डिसऑर्डर्स का फेडरर की बुक के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। हेमोफीलिया जो ए होती है उसका चांस सबसे ज़्यादा रहता है और वो 80% रहता है। ये जो हेमोफीलिया ए है ये भी एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। हेमोफीलिया बी जो है ये भी एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही है, इसका चांस जो होता है वो 20% रहता है। जबकि हम तीसरी किस्म हेमोफीलिया सी के हवाले से बात करते हैं तो इसका 1% से भी कम चांस होता है। तो इस हेमोफीलिया सी का जो जीन होगा वो ऑटोसोम्स पर मौजूद होता है, 4th नंबर वाले क्रोमोसोम पर ये मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये 4th नंबर वाला पेयर जो है नज़र आ रहा है। अब इस पेयर के अंदर भी जब दोनों जीन रिसेसिव होंगे तो ये बीमारी आ पहुँचेगी। इसी तरह से ये वाला पेयर जो है सेम मेल के अंदर भी मौजूद है तो फीमेल के अंदर भी इसी तरह से सेम मौजूद है। तो इस तरह से इसका चांस दोनों में इक्वली हो जाता है। अब इसके लिए क्योंकि रिसेसिव है तो दोनों जीन जब तक रिसेसिव नहीं आते तब तक ये बीमारी नहीं होने वाली, तो इसका चांस काफ़ी कम है। और इसके कंपेरिजन के अंदर जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स पर यानी एक्स क्रोमोसोम पर होने वाली हेमोफीलिया है ए और बी, उसका चांस ज़्यादा होता है और वो भी मेल के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि ये जितने भी हमारे पास रिसेसिव डिसऑर्डर्स है ये डोमिनेंट की मौजूदगी में जाहिर नहीं हो सकते। तो अगर एक्स में से किसी एक पर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो जाहिर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर यहाँ मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम जो अकेला होगा उसके ऊपर भी अगर रिसेसिव जीन होगा तो ये बीमारी जाहिर हो सकती है। तो फीमेल से मुकाबले में मेल में ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। तो यही बात बयान की जा रही, जो हेमोफीलिया सी होगी वो इक्वली दोनों पर असर करती है क्योंकि ये ऑटोसोम्स पर मौजूद होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे ये जो हमारे पास ए और बी वाली किस्में होती हैं, ये ए और बी जो है ये मेल के अंदर ज़्यादा ही हमारे पास ज़ाहिर हो रहे हैं फीमेल के कंपेरिजन के मुकाबले में। और मेल में इस वजह से क्योंकि ये हेमीजाइगस से सिर्फ एक क्रोमोसोम इसको जाहिर कर सकता है, सिंगल अलील जो है वो जाहिर कर सकता है। फीमेल में इसको जाहिर करने के लिए 2 अलील 2 जीन चाहिए होते हैं जो 2 क्रोमोसोम्स पर अगर मौजूद होंगे। मज़े लिखा हुआ है ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं ये जिगजैग मैनर में काम करते हैं, यानी कि फादर से ये डायरेक्टली सन में नहीं जाने वाले, फादर से ये डॉटर में जाएंगे, डॉटर से फिर उसकी औलाद में ये पहुंचेंगे और वो भी सन में ज़ाहिर होंगे। तो इस तरह से ये जिगजैग मैनर के अंदर ये जो है ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है जो ग्रैंडसन होगा उसके अंदर उसके मेटरनल ग्रैंडफादर के ज़रिए से ये बीमारी आ सकती है, डायरेक्टली फादर से सन में नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस को दिखाया हुआ, इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फीमेल मौजूद है जिसके पास 2 क्रोमोसोम मौजूद है एक्स वाले। क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसके ऊपर जो है दोनों ही डोमिनेंट के जीन मौजूद हैं। ये कैरियर भी नहीं, अगर सिंगल जीन रिसेसिव का होता तो ये कैरियर होती, ये आगे फैला सकती बीमारी। इसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होती है जो कि रिसेसिव है, एक क्रोमोसोम उसके पास मौजूद और वो बीमारी पे अफेक्टेड है। अब अगर इनकी आपस में शादी होती है तो इस नतीजे के अंदर जो औलाद बनेंगे, खासतौर पर जो मेल बनने वाले हैं जितने, वो सारे के सारे नॉर्मल होने वाले हैं। इस कंडीशन के अंदर जब मदर जो है वो नॉर्मल है और फादर जो है वो अफेक्टेड है तो फिर जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे और जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होगी। लेकिन अगर केस उलट हो, मिसाल के तौर पर एक फीमेल जो है वो कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो, तो उस सूरत के अंदर फीमेल जो होंगी वो भी अफेक्टेड हो सकती हैं और जो मेल होंगे वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अब ये जो एक कैरियर फीमेल है इसकी शादी जब एक नॉर्मल मेल के साथ में होगी दोबारा से, तो अब यहाँ पर 3:1 बनने वाला है, यानी कि 3 जो है वो नॉर्मल होंगे और एक अफेक्टेड होगा।
अब यहाँ पर भी ध्यान में रखने की बात ये है कि ये जो हमारे पास डॉटर प्रोड्यूस हुई है, ये कैरियर है, ये इसके अंदर सिम्टम्स तो कोई भी ज़ाहिर नहीं हो रहे, लेकिन ये आगे बीमारी को फैला सकती है। इसी क्रॉस को मैं दोबारा आपके लिए कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फीमेल मौजूद है जिसके पास दोनों जीन जो है वो मौजूद है डोमिनेंट वाले, और इसी के कंपेरिजन में एक मेल मौजूद है जिसके पास एक जीन जो है वो रिसेसिव वाला है, यानी वो अफेक्टेड है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन होगा ही नहीं। अब अगर इनकी क्रॉस आपस में होती है, स्प्रिंग बनेगा, वो होगा हमारे पास नॉर्मल, लेकिन होगा कैरियर, जो कि आगे बीमारी औलाद में फैला सकता है। और इसी तरह से इनकी जब आपस में क्रॉस होगी तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो दोबारा से फीमेल होगी जो कि कैरियर होगी। तो इस तरह से जब एक नॉर्मल शख्स जो है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, अगर एक नॉर्मल फीमेल है वो शादी करती है एक ऐसे इंसान के साथ में जो कि अफेक्टेड है, तो उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी कैरियर होंगी, और मेल जितने भी होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ने वाला है। तब भी जो हमारे पास केस बनेगा वो होगा नॉर्मल वाला, और इस तरह से ये वाई जब इसके साथ जुड़ने वाला है तब भी जो केस होगा हमारे पास वो नॉर्मल वाला ही रहेगा। अब एक और केस हमारे पास मौजूद है। अगर एक ऐसी फीमेल है जो कि कैरियर है, सिम्टम्स तो उसके अंदर नहीं होंगे लेकिन वो आगे बीमारी को ट्रांसफर कर सकती है। उसकी शादी होती है एक ऐसे इंसान के साथ में जो कि नॉर्मल है। अब उस सूरत के अंदर औलाद जो होगी उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स बनने वाले हैं, उसके अंदर बीमारी कितना परसेंट फैलेगी। तो अगर हम इन दोनों क्रोमोसोम्स को, यानी ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जब फ्यूज़ कराएंगे, नतीजा देखेंगे क्या बनता है हमारे पास। तो इस तरह से जब इसके पास डोमिनेंट जीन है, इसके पास डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट की वजह से नहीं आने वाला, तो जो डॉटर बनेगी इस एक्स और इस एक्स के साथ में, जब इस तरह से डॉटर बनेगी तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल होगी। इसी तरह से ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो इसके साथ फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर जो डॉटर बनने वाली है वो हमारे पास कैरियर बनने वाली है। इसी तरह से ये वाई क्रोमोसोम जो इसके साथ जुड़ता है तब जो मेल बनने वाला है वो नॉर्मल बनने वाला है। लेकिन जब ये वाई क्रोमोसोम इस एक जीन के साथ जुड़ेगा जो कि रिसेसिव मौजूद है, इस सूरत के अंदर जो मेल बनने वाला है वो अफेक्टेड बनने वाला है। तीन नॉर्मल है और एक जो है वो अफेक्टेड है, और इन नॉर्मल्स में भी एक जो है वो कैरियर है और बाकी के दो जो है वो हमेशा के लिए नॉर्मल है, वो आगे बीमारी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के हवाले से, जो कि है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक इंसान को कलर्स नज़र नहीं आते, क्योंकि वो कलर्स को नहीं देख पाता, तो इस वजह से वो कलर का ब्लाइंड कहलवाएगा, कलर ब्लाइंड कहलवाएगा। अब इस कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होते हैं हमारे कॉर्न सेल्स। हमारी जो आय होती है उसके अंदर एक लेयर मौजूद होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसे कहा जाता है रेटिना। उस रेटिना पर दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक रोड्स होते हैं और दूसरे कॉन्स होते हैं। ये दोनों स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स से, दरअसल ये दोनों न्यूरॉन्स हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको हम दूसरा फोटो रिसेप्टर सेल्स कह रहे होते हैं। जो हमारे रोड्स होते हैं उनका काम जो है वो लो लाइट के अंदर, डिम लाइट के अंदर होता है, रात के तौर पर या दिन के अंदर भी अगर कमरे के अंदर कम रोशनी तो रोड्स एक्टिव होते हैं। जबकि हमारे कलर्स को देखना ये काम हमारे कॉन्स का होता है। अगर हमारे कॉन्स ठीक से काम कर रहे हैं तो हमें ठीक से कलर्स नज़र आएंगे। असल में कॉन्स जो होते हैं वो तीन तरह के मुख्तलिफ होते हैं, और उन तीन तरह के कॉन्स के अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग जो हैं आयोडोप्सिन कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये है कौन, दूसरा हमारे पास ये है कौन, और तीसरा ये हमारे पास है। एक जो है वो ब्लू लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक जो है वो ग्रीन लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से एक जो है हमारे पास वो रेड लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तीनों में से अगर किसी भी कौन का केमिकल ख़राब हो जाता है, पिगमेंट ख़राब हो जाता है, तो हम उस कलर के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ए है जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसका पिगमेंट ख़राब हो जाएगा या नहीं बनेगा उस सूरत के अंदर हम लोग ब्लू कलर के लिए ब्लाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बी है, उसका अगर पिगमेंट ख़राब हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो उस सूरत के अंदर हम लोग जो है वो ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरह से तीन कौन है हमारे पास, उनके अंदर अलग अलग प्रोटीन मौजूद हैं, अलग अलग पिगमेंट मौजूद हैं। यही बात सेम यहाँ पर बयान की जा रही है कि एक शख्स जो है जो नॉर्मल है उसके अंदर तीनों कॉन्स मौजूद हैं। अगर उसके अंदर तीनों कॉन्स मौजूद हैं, वो तीनों कलर्स को फिर वो देख पाता है, तो उसका विजन जो है वो ट्राइक्रोमेटिक विजन कहलवाएगा, क्योंकि उसके अंदर तीन अलग अलग कॉन्स मौजूद है रेटिना के पास, और हर कौन जो है एक खास तरह के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे रेड, ग्रीन या ब्लू के लिए। और इसकी वजह यही है कि हर कौन के अंदर एक खास तरह का लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन मौजूद होता है, जिसे ऑप्शंस कहा जा रहा होता है। ये जो ऑप्शन का लफ्ज़ है ये रोड के केमिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कौन के अंदर मौजूद केमिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये एक जनरल टर्म है।
अगर हम पर्टिकुलरली रोड की बात करेंगे तो रोड के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसे रोडोप्सिन कहा जाता है। इसी तरह से अगर कॉर्न की बात होगी तो कॉर्न के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसे आयोडोप्सिन कहा जाता है। तो तीन मुख्तलिफ आयोडोप्सिन हैं जो कि तीन अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह से हमने हेमोफीलिया की बात की थी उसकी तीन अलग अलग किस्में थी, इस तरह से इस कलर ब्लाइंडनेस की भी तीन अलग अलग किस्में होंगी। वो इस वजह से कि जीन तीन अलग अलग हैं। अगर मिसाल के तौर पर जो ब्लू का जीन है वो ख़राब हो जाता है तो इस तरह से हमारे पास ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा। अगर ग्रीन और रेड का जीन ख़राब हो जाता है तो इस तरह से हमारे पास जो है रेड और ग्रीन नज़र नहीं आएंगे। तो इनके अलग अलग जीन्स हैं। अब इनके जो जीन्स होते हैं रेड और ग्रीन के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। तो इसका चांस ज़्यादातर रेड और ग्रीन वाली कलर ब्लाइंडनेस का मेल के अंदर ज़्यादा होगा, जबकि जो ब्लू कलर का जीन होता है वो ऑटोसोम्स पर मौजूद होता है और सातवें नंबर के क्रोमोसोम पर ये मौजूद होता है। तो म्यूटेशन के नतीजे के अंदर ये हो सकता है कि रिसेसिव अलील जो है वो डेवलप हो जाए और इस रिसेसिव अलील की वजह से फिर आगे चल करके कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। और उसकी हम दो किस्मों को कहेंगे, या तो मोनोक्रोमेसी वो हो सकती है वो, या फिर वो डाइक्रोमेसी हो सकती है। मोनो मतलब सिंगल, अगर एक शख्स एक अकेला कलर देख पा रहा है तो वो मोनोक्रोमेसी कहलवाएगी। डाइक्रोमेसी तब कहलवाएगी जब वो दो कलर्स देख पाएगा, किसी एक कलर के लिए वो ब्लाइंड होगा। और जो नॉर्मल इंसान होगा उसके लिए हम ट्राइक्रोमेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। यही बात कि डाइक्रोमेसी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान दो कलर्स क्लियरली देख पाता है लेकिन वो एक तीसरा कलर जो होगा उसको ठीक से नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि उसका जीन जो है वो म्यूटेंट हो चुका होगा और वो ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा होगा। अब उसके अंदर तीन किस्में हैं। एक है प्रोटेनेपिया। प्रोटेनेपिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वो रेड के लिए ब्लाइंड होगा, बाकी उसको ग्रीन और ब्लू नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा ड्यूट्रेनोपिया, उसके अंदर वो ग्रीन के लिए ब्लाइंड है, बाकी उसको रेड और ब्लू नज़र आएंगे। और एक और है ट्रेटेनोपिया जिसके अंदर वो ब्लू के लिए ब्लाइंड है, बाकी उसको रेड और ग्रीन जो है नज़र आ रहे होंगे। ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। फिर हम बात करते हैं मोनोक्रोमेसी के हवाले से। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान को सिर्फ अकेला एक कलर जाहिर होता है और बाकी कलर जो है उससे ज़्यादातर ग्रे वगैरह इस तरह से जाहिर होंगे। तो ये हमारे पास एक कलर ब्लाइंडनेस है, इसी को ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहा जा रहा है, जिसके अंदर उसे वाकई बाकी के कलर्स नजर नहीं, सिर्फ एक कलर जो है वो नज़र आ रहा है। ये मोनोक्रोमेसी जो होगी ये प्योर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑटोसोम पर जो जीन है वो ठीक है, बाकी एक्स क्रोमोसोम के जीन्स जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर सिर्फ एक जीन खराब हुआ है जो रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर भी एक जीन खराब हुआ है जो कि ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ऑटोसोम का जीन जो है वो खराब हो चुका है, लेकिन मोनोक्रोमेसी के अंदर ये ब्लू वाला जीन जो है वो ठीक होगा, बाकी के दो जीन जो होंगे रेड और ग्रीन वाले ये दोनों ही खराब हो चुके होंगे। तो यही बात लिखी उसको सिर्फ ब्लू कलर नज़र आएगा और रेड और ग्रीन के लिए जो ऑप्शन हैं जो पिगमेंट्स है वो उसके पास मौजूद नहीं है। अभी जो मोनोक्रोमेसी है इस सवाल से लिखा हुआ है, इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, क्योंकि वही बात कि रेड और ग्रीन के ऑप्शंस मौजूद नहीं है तो वो उन कलर्स को ठीक से रिसीव नहीं कर पाता। अब इसका जो हासिल होने का पैटर्न है वो सेम हेमोफीलिया के जैसे है। मिसाल के तौर पर एक मेल के अंदर मौजूद है तो डायरेक्टली उसके बेटे में ये नहीं पहुंचने वाली, ये जो पहुंचेगी ये उसे मदर की तरफ से हासिल होगी, और मदर उस केस में अफेक्टेड नहीं होगी, तो जिगजैग मैनर के अंदर मेटरनल रिश्तों के ज़रिए से ये जो है पहुँचती है। वही बात लिखी हुई मेल में ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल के मुकाबले में। अब यहाँ पर विजन दिखाया हुआ है, एक नॉर्मल इंसान है जिसे सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मोनोक्रोमेसी से गुजर रहा होगा उसे बाकी कलर्स तो नज़र नहीं आने वाले, लेकिन ब्लू कलर जो है वो ज़ाहिर हो रहा होगा। तो ब्लू कलर के अलावा बाकी कलर जो है उसे दिखने में नहीं आएंगे, वो सारे उसे जो है ग्रे नज़र आएंगे। इस तरह का उसका विजन हो सकता है। अब हम लोग एक और डिसऑर्डर का डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये वाली जो कंडीशन है ये भी मेल के अंदर ज़्यादा जाहिर होती है, क्योंकि ये एक से लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और उसके अलावा इस बीमारी के अंदर प्रॉब्लम अगर हम बात करें क्या होगी, तो ये मसल्स को प्रॉब्लम काज करता है। मसल्स की वीकनेस होती है और वक्त के साथ साथ मसल्स की जो मूवमेंट है वो भी डिक्रीज होती है। तो मसल्स जो है वो कमज़ोर होती हैं इस बीमारी के अंदर, इतनी कमज़ोर कि एक इंसान जो है अपना खुद का वज़न जो है वो भी नहीं उठा पाता, वो खुद से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता इस बीमारी के अंदर। तो ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई सारी किस्में हैं, इसके अंदर एक किस्म जो है वो है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो है बचपन के अंदर ही जाहिर हो सकती है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बीमारी है उसके अंदर ये होगा कि एक प्रोटीन जिसका नाम डिस्ट्रोफिन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता। उस डिस्ट्रोफिन के ना सिंथेसाइज होने की वजह से जो कैल्शियम है वो मसल्स में स्टोर नहीं होगा, कैल्शियम की लीकेज होगी, और हमें मालूम है कैल्शियम ज़रूरी होता है मसल्स की मूवमेंट के लिए। तो कैल्शियम की लीकेज की वजह से फिर मसल्स की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। इसकी जो सिम्टम्स बचपन के अंदर ज़ाहिर हो सकते हैं वो ये होंगी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, उठने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जब वो 12 साल का होगा वो मुकम्मल तौर पर
मूवमेंट के काबिल नहीं होगा, या फिर उसे जो है व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो मूवमेंट कर सके। और उसके बाद लिखा हुआ है कि इस बीमारी के अंदर ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए मसल्स की मूवमेंट ज़रूरी होती है। और उस नतीजे के अंदर जो इंसान है वो 20 सालों की एज के अंदर ही जो है वो गुजर जाता है। तो इस वजह से जो शख्स 20 साल की एज के अंदर वो गुजर चुका है वो मैरिज के काबिल नहीं हो पाएगा। तो इसके फैलाव के लिए मेल बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो बीमारी फैलती है वो कैरियर फीमेल के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ फैलती है, क्योंकि कैरियर फीमेल के सिम्टम्स नहीं होंगे। वो अगर शादी करेगी नॉर्मल के साथ में भी तो जो है इस बीमारी को काज कर सकती है, वो आगे मेल के अंदर वो खराब जीन को पहुंचा सकती है। तो सेम हेमोफिलिक पैटर्न है कि एक फीमेल है जो कैरियर है वो आगे उस बीमारी को फैलाने का काम कर रही है। यहाँ पर दो कंडीशंस दिखाई हुई, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को और दूसरा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्टेड है। मसल्स की डेवलपमेंट को भी आप देख सकते हैं, इसमें मसल्स काफ़ी बेहतर तौर पर डेवलप्ड हैं, लेकिन इसके अंदर मसल्स जो है वो वीक हैं और वो ठीक से डेवलप नहीं है, तो वो उसकी बॉडी वेट को भी जो है वो संभाल नहीं पा रही। अब यहाँ पर पेडिग्री के जो सिंबल्स हैं उनको बयान किया जा रहा है। मेल को हम जैसे कि कहा कि स्क्वायर के साथ जाहिर करते हैं और फीमेल को हम लोग जाहिर करते हैं सर्किल के साथ में। अफेक्टेड मेल जो होगा उसे हम जाहिर करेंगे, जो सर्किल होगा वो फील्ड होगा उसके साथ में जाहिर करेंगे, और अफेक्टेड फीमेल को इसी तरह से फील्ड सर्कल के साथ जाहिर करेंगे। जो कि कैरियर होगी फीमेल उसे हम सर्किल के बीच में डॉट जो होगी उसके साथ में जाहिर करेंगे। अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उसके अंदर अगर हेट्रोजाइगस मेल होगा तो उसे इस सिंबल के साथ में जाहिर किया जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर और उसके बीच में लाइंस लगा करके। इसी तरह से अगर हेट्रोजाइगस फीमेल होगी ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए तो उसके अंदर भी इसे सर्किल और उसके में कुछ निशान इसके साथ में जाहिर किया जाएगा। अब जब मेल और फीमेल की मेटिंग को दिखाया जाएगा तो एक हमारे पास सर्किल और दूसरा एक स्क्वायर, उनके बीच में लाइन लगाई जाएगी। उनकी औलाद का दिखाया जाएगा तो सर्किल के नीचे से एक लाइन लगाई जाएगी जो इस तरह से गुजरेगी। एक तरफ जो है वो मेल को और एक तरफ जो है फीमेल को इस तरह से रखा जाएगा इन पहले सिंबल्स के नीचे से। तो यहाँ पर मेटिंग और क्रॉस की बजाय यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग का आना था इस निशान के जाहिर करने के लिए। और अगर ट्विन्स जो हैं वो मिसाल के तौर पर डाइजाइगोटिक हैं तो दो अलग सिंबल्स इस तरह के बनेंगे। लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होंगे तो दो सर्कल्स इस तरह के सिमिलर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है पूरी पेडिग्री फैमिली लाइन जो है उसे जाहिर किया जाता है। अब इस चैप्टर के लास्ट के अंदर हम जो टॉपिक जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो जेंडर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो उनकी हवाले से बात बयान की जा रही है। फेडरल की बुक के अंदर भी ये जो टॉपिक है ये लास्ट के अंदर दिया जा रहा है। अब जो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कहा जाता है जो कि सिर्फ एक जेंडर के साथ में वाबस्ता होती हैं और एक ही जेंडर में वो एक्टिव होते हैं, दूसरे में वो इनएक्टिव होती हैं। इसी तरह से दूसरे हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स। ये वो ट्रेड्स हो सकते हैं जो कि एक शख्स के अंदर एक जेंडर में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही हो, दूसरे के अंदर कम एक्सप्रेस हो रही हो। तो इस तरह से ये हमारे पास दो ट्रेड्स होते हैं जिन्हें हम सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स कह रहे हैं। ये जो है जेंडर को डिफाइन करने का एक तरह से हमारे पास काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इससे पहले जो टॉपिक्स हम लोग बयान कर रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स भी हमने बयान किए थे वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स थे। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स थे और उनका ट्रांसफ़र होना ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस था। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जेंडर के साथ में ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह से वो दो तरह के हमारे पास है जो कि मेलनेस को ज़ाहिर करेंगे या फीमेलनेस को ज़ाहिर करेंगे। इन्हें हम सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स कह रहे हैं। मज़ीद बयान किया जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो हमारे पास सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स होते हैं ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हो। इनके जीन्स ये ज़रूरी नहीं कि वो सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हो सकता है वो हमारे ऑटोसोम्स पर मौजूद हो, या फिर हो सकता है उनका ताल्लुक जो है हमारे इन सेक्स लिंक्ड जीन्स के साथ में हो, यानी कि जो जीन्स हमारे एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है वो मिसाल के तौर पर कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हार्मोन की वजह से ये हमारे जो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस तरह से इनका ताल्लुक हो सकता है कि सेक्स लिंक्ड जीन्स के साथ में हो या इनका ताल्लुक हमारे ऑटोसोम्स के साथ में मौजूद हो। अब इसके अंदर एक हमारे पास मौजूद है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स के आवाज़ लिखा हुआ है कि इसके जो जीन्स होते हैं हो सकता है वो दोनों जेंडर्स के अंदर मौजूद हो, मेल फीमेल दोनों में मौजूद हो, लेकिन एक्सप्रेस जो है सिर्फ एक जेंडर के अंदर हो रहे होते हैं और दूसरे जेंडर के अंदर ये ऑफ होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिल्क का सीक्रेट होना, मिल्क का प्रोड्यूस होना, ये एक जेंडर के अंदर जो है काऊ के अंदर मिसाल के तौर पर ये एक्टिव है, लेकिन मेल के अंदर ये सेम चीज़ जो है वो अगर जीन मौजूद भी है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो इसके एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से जो है ये एक जेंडर में ज़्यादा दिखने को मिलेगी, दूसरे के अंदर ये बंद होगी। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर बयान की जा रही है कि मिसाल के तौर पर जो शीप होती है उस शीप के अंदर एक जीन मौजूद होता है जो हॉर्न की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जो उसके सींग होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब ये जो सींग का ग्रोथ है ये मेल शीप के अंदर तो ये जीन ज़्यादा एक्टिव मौजूद है, तभी जो है मेल शीप के पास जो है वो सींग वगैरह मौजूद है।
लेकिन फीमेल के अंदर ये जो हॉर्न कंट्रोलिंग जीन है वो अनएक्सप्रेस्ड है, वो वहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। इस वजह से फीमेल में वो हॉर्न जो है डेवलप नहीं हो रहे। मज़ीद लिखा हुआ है कि एक और एग्जाम्पल इसी तरह से एक सेक्स लिमिटेड ट्रेड के हवाले से, वो है बियर्ड ग्रोथ इन ह्यूमन। कि इंसान के अंदर अगर मेन की बात की जाए तो मेन के अंदर जो है वो बियर्ड ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन फीमेल के अंदर बियर्ड को ग्रोथ कराने वाले जीन्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि उसकी जो औलाद होगी उसके अंदर जो लड़के होंगे उसके पास तो वो जीन पास ऑन हो जाएंगे, लेकिन फीमेल के अंदर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहे। मजीद सेक्स लिमिटेड जीन्स के फ़ायदे का जिक्र किया जा रहा है कि इसकी वजह से सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो रहा। मतलब कि हमें पता चल जाता है फिजिकली देखने पर कि कौन जो है वो मेल है और कौन जो है फीमेल है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर एनिमल है उसके हॉर्न अगर डेवलप हुए पड़े तो वो मिसाल के तौर पर मेल के हिस्से में आएगा। इसी तरह से अगर उसके पास बेड मौजूद है तो वो मेल होगा। तो इसकी वजह से जेंडर की शनाख्त जो है वो बआसानी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर बयान करते हैं कुछ और सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स के हवाले से जिन्हें सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स कहा जाता है। ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड होते हैं ये ऑटोजोमल होते हैं, यानी कि इनका ताल्लुक हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ में डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन ये जेंडर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जेंडर की वजह से ये ज़्यादा जाहिर होते हैं। इनमें इन्वायरमेंट का भी असर हो सकता है, हार्मोन्स का भी असर हो सकता है। तो ये कैरेक्टर्स जो है किसी एक जेंडर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में बयान किया जा रहा है कि इसको जो अलील कंट्रोल करते हैं, जो जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, किसी के अंदर ये हो सकता है मिसाल के तौर पर अगर मेल जेंडर है तो उसके अंदर अगर डोमिनेंट जीन्स मौजूद होंगे तो ये कैरेक्टर जाहिर होगा और रिसेसिव कैरेक्टर से जाहिर नहीं होने वाला। लेकिन फीमेल में इसके उलट होगा। फीमेल के अंदर अगर दोनों ही रिसेसिव में मौजूद होंगे तब ये जो कैरेक्टर है ये जाहिर होगा। डोमिनेट की सूरत में ये कैरेक्टर वहाँ पर जाहिर नहीं होने वाला। मेल के बारे में लिखा हुआ है मेल के पास अगर एक डोमिनेट और एक रिसेसिव मौजूद है तब भी कैरेक्टर जाहिर होगा, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों रिसेसिव होंगे तब जो है हमारे पास वो कैरेक्टर जाहिर होने वाला है। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइट का मामला है। नॉर्मली मेल जो होते हैं वो हाइट में ज़्यादा बड़े होते हैं और फीमेल जो है शॉर्ट होती हैं। तो हाइट जो है ये भी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। उसके अलावा अगर हम बालों के हवाले से बात करें तो बाल जो है वो भी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि फीमेल में जो हेयर ग्रो करते हैं फेशियल हेयर वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में मेल के पास जो फेशियल हेयर ग्रो करते हैं वो कोर्स होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा रफ होते हैं। और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल का बयान किया जा रहा है जो कि है बेल्डनेस, यानी कि गंजपन। अब ये जो बेल्डनेस है ये मेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में कॉमन नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसको जाहिर होने के लिए फीमेल में रिसेसिव जीन्स चाहिए। अगर फीमेल के पास दोनों रिसेसिव जीन्स होंगे तब ये जाहिर होगी, जबकि मेल के अंदर एक भी अगर रिसेसिव जीन मौजूद है तो ये कैरेक्टर जो है जाहिर हो रहा है। मेल के अंदर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी ये जाहिर होगी, लेकिन फीमेल में इसको जाहिर होने के लिए होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स चाहिए। मिसाल के तौर पर मेल के अंदर अगर दो ये जीन्स मौजूद हैं, दोनों ही डोमिनेंट जीन्स हैं, तब भी ये बेल्डनेस जाहिर होने वाली है। अगर मेल के अंदर इस तरह से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन मौजूद है तब भी बेल्डनेस जाहिर होने वाली है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मेल के पास दोनों रिसेसिव जीन्स मौजूद है तो ये जाहिर नहीं होने वाली। हमने कहा कि एक के अंदर ये डोमिनेंट की वजह से जाहिर होगी, दूसरे के अंदर दूसरे जेंडर में ये फिर रिसेसिव की वजह से जाहिर होगी। अब यहाँ पर रिसेसिव मौजूद है लेकिन क्योंकि मेल है तो मेल में रिसेसिव की वजह से जाहिर नहीं होने वाली, जबकि फीमेल के अंदर ये सेम रिसेसिव की वजह से जाहिर हो रही है। अगर फीमेल में ये दोनों डोमिनेंट की जीन है तो ये जाहिर नहीं होने वाली। इसी तरह से अगर एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का है तब भी जाहिर नहीं होने वाली। इसको जाहिर होने के लिए दोनों रिसेसिव की जीन्स चाहिए। तो इस वजह से फीमेल में ये बहुत कम है क्योंकि रिसेसिव की जीन्स हासिल होना मुश्किल होते हैं, जबकि डोमिनेंट के आसानी से मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और इसके साथ हमारा चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।